नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से। और आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए जो आपके क्लास 12 का हिंदी का अंतरा भाग जो 2 है उसका पोएम रहने वाला है बसंत आया। और जो दिशा तोड़ो है उसकी एक्सप्लेनेशन को मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। तो ये दोनों ही जो पोएम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आशा करूंगी कि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं, इसके जो मेन टॉपिक्स हो आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि इसमें आखिर क्या बताने की कोशिश की गई है और किस तरीके से जो हमारे राइटर है उन्होंने हमें इसको बताने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है किस तरीके से आज के जो मनुष्य है वो धीरे धीरे ना, जो आप देखेंगे प्रकृति है ना, उससे दूर होते जा रहे हैं। जैसे आज हम किसी भी फेस्टिवल के बारे में या कोई भी कुछ ऐसी पुरानी चीजें, जैसे लोग होते थे ना, फेस्टिवल वगैरह होता है वो सीजन देख के बता देते थे कि आज कौन सा फेस्टिवल है या कौन सा फेस्टिवल आने वाला है। टाइमिंग वगैरह भी हम देखते हैं, जब घड़ी नहीं थी तो वो सूरज को भी देख के बताते थे कि कितना टाइम होने वाला है या कितनी देर बाद शाम हो जाएगी। ये सब चीजें वो जानते थे, प्रकृति से जुड़े हुए थे हमारे पुराने समय के लोग। लेकिन इस समय जो है हम बच्चों को अगर हिंदी में नाम भी बता देना हमारे ऋतुओं के बारे में, वैसे उनको इतना पता होगा कि सर्दी गर्मी ये नॉर्मल है, हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हम उनसे पतझड़ बोल दें उनको ये समझ में नहीं आएगा। उनको स्प्रिंग बोलेंगे तब समझ में आएगा, ऑटम बोलेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अगर हम उनको यही बात हिंदी में बोलेंगे तो उनको हिंदी में इनके नाम भी नहीं पता होंगे। जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे पोएट है कि किस तरीके से हमारा जो प्रकृति से जुड़ाव है वो टूटता जा रहा है, हम धीरे धीरे प्रकृति से अलग होते जा रहे हैं। तो आपकी जो फर्स्ट पोएम है बसंत आया, उसमें उन्होंने हमें यही समझाने की कोशिश की है। उससे पहले हम पोएम स्टार्ट करें, हम जो आपके कवि रहने वाले हैं इनका हम जीवन परिचय देखेंगे, क्योंकि अदर बोर्ड के लिए हो सकता है कि जीवन परिचय आ रहा हो, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकता है जो आपका कवि का जीवन परिचय रहने वाला है। छोटी छोटी बातें हम समझेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे जीवन परिचय में, जल्दी से खत्म करके हम हमारा जो पोयम है हम उसको स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ बता रखा है, सन 1929 में उत्तर प्रदेश जिले के लखनऊ में जाने माने लेखक रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में MA किया था। व्यवसायिक रूप से वह सहायक पत्रकार थे। सबसे पहले उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। उसके बाद उन्होंने आकाशवाणी के समाचार विभाग में कार्य किया। अब यहाँ पे उनके जन्म से लेकर उन्होंने किस तरीके से कहाँ पर कार्य किए हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। कि फर्स्ट इनकी पढ़ाई के बारे में बताया कि इन्होंने लखनऊ जो विश्वविद्यालय है वहां से अपनी शिक्षा को ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने व्यवसायिक रूप से कहाँ जैसे पत्रकार के रूप में आए, आकाशवाणी कार्य के लिए भी उन्होंने काम किया, समाचार वगैरह बताना होता है उसमें भी उन्होंने कार्य किया। कुछ समय तक वह हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका का कल्पना के संपादक से भी जुड़े रहे। अब यहाँ कुछ समय होगा, आई थिंक कुछ समय तक वह हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के भी जो संपादक थे उसके रूप में जुड़े हुए थे। अब ये हैदराबाद भी गए थे, वहां पे जो संपादक के रूप में एक बता रखा है कल्पना नामक जो पत्रिका है उससे जुड़े हुए थे। और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का संपादक भी किया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो रहने वाला है, इसमें जो हमारे रघुवीर सहाय है उनकी साहित्यिक कृतियां हैं। कौन कौन सी साहित्यिक कृतियां रहने वाली है हम वो समझेंगे इसमें। तो फर्स्ट है सीढ़ियों पर धूल में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए। ये लोग भूल गए 6 खंडों में रघुवीर सहाय की जो रचनावली है उनको प्रकाशित किया गया है, जिसमें उनकी लगभग सभी रचनाएं संग्रहित है। लोग भूल गए हैं का संग्रह उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अब उन्होंने जो ये लोग भूल गए हैं ये जब लिखा था साहित्य, तो इसके लिए उन्होंने जो पुरस्कार है वो भी इनको प्राप्त हुआ। तो ये सारी इनकी कृतियां थी। इससे पहले हमने देखा कब उनका जन्म हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ, किस तरीके से उन्होंने जो अपनी शिक्षाएं हैं उसको ग्रहण किया, कहाँ पे कार्य किया, और ये इनकी कुछ
महत्वपूर्ण रचनाएं थी। इतना ही था जो हमारे कवि है उनके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम आपका जो पोएम रहने वाला है उसको स्टार्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन उसकी समरी को समझेंगे। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आएगा और एंड तक आप इस वीडियो में जुड़े रहेंगे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो कविता है, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे ही किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए, पांव तले ऊंचे तरुवन से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया। अब यहाँ पे उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारा जो संपर्क है धीरे धीरे जो टूटता जा रहा है हमारी प्रकृति से। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में उन्होंने बताया, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे ही किसी बंगले के किसी तरु पर। अब यहाँ ब्रैकेट में आपका अशोक का पेड़ दे रखा है, तो यहाँ पेड़ के बारे में बता रखा है कि जो तरु है, पेड़ है, अशोक का पेड़ है, वहां पे एक कोयल है, वो बैठी हुई है, पर कोई चिड़िया, मतलब कोई चिड़िया बैठी हुई, कि चिड़िया का नाम नहीं बता रखा है, वो चिड़िया बैठी हुई है और कूकती है। जैसे लगता है बहन दा कह रही है, मतलब कोई छोटी बहन है अपने भाई को प्यार से दा कह के बुला रही है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लेखक है वो बता रहे हैं कि ऐसे ही किसी बंगले पर जो एक पेड़ है, अशोक का पेड़ है, वहां पे एक चिड़िया बैठी हुई है और कूक रही है, मतलब आवाज दे रही है। तो एक तरीके से वो इतना मीठा बोल रहे हैं कि ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई छोटी बहन अपने भाई को बुला रही हो प्यार से। तो वो बता रहे हैं, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए, पांव तले ऊंचे तरबुन से गिरे बड़े बड़े पियराई पत्ते। अब चलती सड़क, मतलब जो चलती सड़क है, मतलब वहां पे गाड़ियां वगैरह आती जाती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, ऐसी सड़क है, उसके किनारे पर लाल बजरी पर चुरमुराए, पांव तले ऊंचे पत्थर। अब यहाँ पे क्या है, लाल बजरी, मतलब वहां पे लाल कलर की जो पत्थर है, छोटी छोटी पत्थरें होती है, वो शायद इकट्ठा हो रखी है, या फिर इससे हम कह सकते हैं कि लाल बजरी के पत्थर है तो वहां पे वो सड़क कच्ची सड़क होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो उसके नीचे जो चुरमुराए, पांव तले ऊंचे तरबुन से, मतलब जो एक रास्ता है, चलती सड़क है, उसके किनारे पर जो हम देखेंगे लाल बजरी वाले लाल कलर के पत्थर के टुकड़े हैं, उसके आगे ही जो है उनके पांव तले एक तरबुन से गिरा, मतलब एक पेड़ से गिरा जो पत्ता है वो उनके पैर के नीचे आ गए, पियराए पत्ते। अब देखिए बसंत का मौसम है, तो आने से पहले क्या होता है कि मतलब पेड़ पौधे जो है झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और बसंत के टाइम पे ही नए नए पत्ते आना स्टार्ट होते हैं। तो यही है कि जब वो चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनको उनके पैरों के नीचे जो है पीले कलर के पत्ते जो है वो गिरे हुए हैं और आवाज कर रहे, जब चल रहे हैं पैरों के नीचे पत्ते आ रहे हैं तो वो चर चर करके आवाज कर रहे हैं। तो वही हमें यहाँ पर बता रहे हैं। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई। अब सुबह 6 बजे जैसे कोई नहाई हो और जैसे कोई गर्म पानी से नहा कर आया हो, मतलब सुबह 6 बजे के टाइम पे कोई गर्म पानी से, हल्का जो मौसम आप देखेंगे ना, बसंत का मौसम कितना खिला हुआ होता है, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, पेड़ पौधे खिल जाते हैं, फूल वगैरह उगने लग जाते हैं, मौसम आप देखेंगे एकदम सुहाना मौसम हो जाता है, मतलब इंटरेस्टिंग। जब हम देखेंगे ना कि किसी को पसंद आने वाला मौसम, जैसे ठंडी गर्मी है एक मौसम जो हम देखते ही हैं, लेकिन बसंत को एक फील करना, महसूस करेंगे ना, तो बसंत आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगेगा। तो वही उन्होंने हमें बताया है कि कोई सुबह 6 बजे गर्म पानी से नहाई हो, नहाकर कोई आया हो, खिली हुई हवा आई हो। अब गर्म पानी से कोई हवा, अब यहाँ पे बताने की कोशिश करें कि कोई हल्की सी जो गर्म हवा है वो आ रही है, सुबह आई, फिरकी सी ली, मतलब आई और तुरंत ही चली गई, आई फिरकी सी ली और चली गई, मतलब आई और हमें महसूस करवाया कि हाँ हवा चल रही है और चली गई। उसके बाद उन्होंने ये बताया है, ऐसे ही फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया। अब इन्होंने ये जो सारी बातें बताई है वो उसी के बारे में, जैसे रास्ते पे चल रहे हैं वहीं पे उन्होंने ये सब देखा है कि कोयल, चिड़िया जो है पेड़ पे बैठी हुई है, आवाज कर रही है, पत्ते जो है वो गिर चुके हैं तो पैरों के नीचे आ रहे हैं, वो भी आवाज कर रहे हैं, गर्म हवा चल रही है जो आती है और आके तुरंत ही चली जाती है। तो ऐसे ही उनको फुटपाथ पर चलते चलते पता चला कि बसंत
आ गया है। ये हमारे जो लेखक है उन्होंने हमें बताया है, रघुवीर सहाय जी, कि किस तरीके से इनको पता चल रहा है कि बसंत आया है। तो इस पूरे में उन्होंने यही बताने की कोशिश की है स्टार्टिंग से एंड तक कि किस तरीके से शुरुआत में हमें पता चला, लेखक बता रहे हैं कि इस तरीके से उनको पता चल रहा है कि बसंत आ गया है या बसंत आने वाला है। अब इसका जो हम नेक्स्ट पैराग्राफ है वो देखेंगे। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवे की पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे, कहीं ढाक के जंगल आम बौरावेंगे, रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे। यशस्वी मधुमस्त पिक और भौरे आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया है। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि हमें अब कैलेंडर से मालूम हो रहा है कि अमुक दिन अमुक बार जो है, अमुक बार की मदन महीने को बसंत का जो है वो मतलब पंचमी है, बसंत पंचमी आता है, तो बसंत के टाइम पे आते हैं, तो वहां पे ना उनकी दफ्तर की छुट्टी है और ये प्रमाण है कि बसंत आ चुका है। अब उनको प्रकृति से नहीं पता चल रहा है, जैसे आप देखेंगे बाहर देख के हल्की हवा चल रही है या पत्ते गिर रहे हैं, उससे उनको पता नहीं चल रहा कि बसंत आया है। अब ऐसा हो गया कि हमें कैलेंडर से मालूम होता है कि बसंत आ चुका है। अमुक दिन अमुक बार को ही जो बसंत होगा वो हमें पता चलेगा। वो भी प्रमाण कब है, जब उस दिन जो पंचमी है, बसंत पंचमी है, उस दिन हमें छुट्टी मिलेगी, तब हमें पता चलेगा कि बसंत आ गया है न। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे ढाक के जंगल। अब यहाँ पे कविताएं वगैरह पढ़ते हैं जो लेखक है हमारे, तो उससे उनको पता है कि जो ढाक के जंगल है वो दहकेंगे, मतलब वहां गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी, तो वही वो हमें बता रहे हैं। और आम के बौर आवेंगे, रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। अब यहाँ वो क्या बता रहे हैं कि आम के जो बौर है, मतलब आप देखेंगे आम के जो छोटे छोटे जो कलियां होती है ना, वो खिलना स्टार्ट हो जाती है जब बसंत का महीना आता है, कि वो ये जब बीज वगैरह जो फूटने स्टार्ट हो जाते हैं और फल का जो एक प्रक्रिया होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वही बता रहे हैं कि कविताएं पढ़ने से ही उन्हें ये पता चला है कि आम में जो है वो बौर आवेंगी, मतलब वो जो है वो जो फूल होगा वो फूट जाएगा। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक और भौरे। यहाँ बता रहे कि पिक और भौरे जो है अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। अब बसंत का महीना आएगा तो फूल जो होंगे वो खिलेंगे, तो जो पिक और भवरे मतलब कि यहाँ कोयल और जो भवरे है वो अपना कार्य करेंगे, मतलब कोयल जो है अपना जो मीठा सुर में जो गाना गाती है वो गा के सुनाएगी, और जो भौरे होते हैं आप देखेंगे कि वो फूल के आगे भिनभिनाते हैं, तो वो उनका एक कार्य होता है। ऐसा आप बसंत के टाइम पे ही देखेंगे कि वो निकलते हैं या एक दो कहीं देखने को हमें मिल जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि ये जो है पिक और भौरे हैं आदि जो है वो अपना अभ्यास, अपना जो कृत्य है, मतलब अपना जो कार्य है वो करके दिखाएंगे और हमें बताएंगे कि हम इस चीज में निपुण हैं। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि यही नहीं, इतना सब कुछ उन्हें पता था, लेकिन यही नहीं पता था कि मैं आज के दिन ऐसे जानूंगा कि जो बसंत है वो आया है। अब यहाँ वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो प्रकृति से है वो लगाव छूटता जा रहा है। स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि हमें पता चल रहा है कि हवा चल रही है, तो उससे हमें एहसास हो रहा है कि हाँ बसंत हो सकता है कि आया है, या फिर जो पत्ते गिर गए हैं उससे पता चल रहा है। लेकिन अब यहाँ वो बता रहे हैं किस तरीके से हम बिल्कुल ही अलग हट चुके हैं अपनी प्रकृति से। आप देखेंगे यहाँ पे कैलेंडर की बात की गई है, छुट्टी की बात की गई है, कविताएं पढ़ने से अब हमें पता चल रहा है कि बसंत में क्या क्या होता है। हमें जैसे पहले के लोगों को पता होता था बसंत आने वाला है या बसंत है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, कौन कौन से बदलाव होंगे, लेकिन अब के समय में हमें ये सब या तो फोन से पता चलेगा, ऑनलाइन पता चलेगा या किसी और से पता चलेगा
चलेगा, जो हमसे बड़े हैं ये सब चीजें जो है वो फेस कर चुके हैं। लेकिन अगर हम खुद जानने की कोशिश करेंगे तो ऐसा मुश्किल हो सकता है कि हमें पता चल सके कि कौन सा ऋतु अब आने वाला है। हम सिर्फ ठंडी और गर्मी जो हमारी ऋतु है हम वही जानते हैं, उसी में हम अंतर बता सकते हैं, लेकिन बीच में जो आएगा वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब बारिश भी लगातार आती है तभी आपको पता चलता है कि बारिश का मौसम जो है वो आने वाला है। लेकिन आप अपने किसी बड़े से पूछोगे ना तो उनको ऑलरेडी पता होता है कि अब जो है कुछ टाइम बाद जो है, कुछ महीने बाद जो है वो जो मानसून है वो आने वाला है, वो मौसम आने वाला है, आप अगर उनसे पूछोगे तो। लेकिन हमें कब पता चलेगा? जब बारिश आने स्टार्ट हो जाएगी। वो भले वो बारिश गर्मी में आए सर्दी में आए, हमें बस यही लगेगा कि हाँ बारिश हो रहा है तो बारिश का मौसम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका भी एक सीजन होता है। और लेकिन अब देखिए कि हम इतना हटते जा रहे हैं अपनी प्रकृति से कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा मौसम कब आ रहा है, या हम देखेंगे पेड़ वगैरह है उसके प्रति हमारा जो लगाव है वो भी छूटता जा रहा है। तो लेखक यही बता रहे हैं, मेन मोटिव उनका यही है बताने का किस तरीके से हम अपनी प्रकृति से दूर हो रहे हैं। हमें अब अपने ऋतु के बारे में भी कहीं और से पता चल रहा है, किसी चीजों से, जैसे कैलेंडर से पता चल रहा है, दफ्तर की छुट्टी से पता चल रहा है, कविताओं से पता चल रहा है कि क्या क्या होगा। अब ये सब भी उन्होंने सिर्फ कविताएं से पढ़ा है, जाना है, तो वही बता रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं आज के दिन जानूंगा कि बसंत आया है, लेकिन इस तरीके से जानूंगा मुझे ये नहीं पता था। तो यही है, इन दोनों पैराग्राफ में उन्होंने हमें यही मेन समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारा जो प्रकृति से लगाव है छूटता जा रहा है। तो वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो है वो हमारे लिए ही सब कुछ करती है, वही उसी से हम जी रहे हैं, तो हमें उससे दूर नहीं होना चाहिए, उसे समझना चाहिए और जो उसकी नीड है उसको हमें पूरा करते रहना चाहिए। अब आपकी जो नेक्स्ट कविता है हम उसको करेंगे, जो कि है तोड़ो। अब तोड़ो कविता में हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है हम वो समझेंगे। फर्स्ट इसमें हमें बताने की कोशिश की गई है किस तरीके से जो झूठे संबंध है, रिश्ते, या मन में कोई बुरी भावना है किसी के लिए, तो उसको हम किस तरीके से हटाए, किस तरीके से निकाले, वही हमें इसमें समझाने की कोशिश की गई है। जो हमारे मन में किसी के लिए निराशा की भावना है, या हमारे मन में ही कोई झुंझलाहट है, उसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं, हमें हमारी तोड़ो कविता में समझाने की कोशिश की गई है। तो आपकी जो कविता है हम उसको स्टार्ट करते हैं। इसके भी जो पोएट है आपके रघुवीर सहाय जी ही हैं। तो स्टार्टिंग में हमने उनका जीवन परिचय देख लिया है, उनके बारे में समझ लिया है, अब हम इस पोएम को समझेंगे। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है, अपने मन के मैदानों में व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। अब यहाँ वो हमें बता रहे हैं कि तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, झूठे बंधन तो धरती को हम जाने। मतलब जो झूठे बंधन है वो टूट जाएंगे। अब यहाँ पे तोड़ो तोड़ो तोड़ो, जो ये पत्थर है ये चट्टाने हैं, हमें उनको तोड़ना चाहिए। जो झूठे बंधन है वो टूट जाएंगे तो हम जो है हमारी धरती है उसको जानेंगे। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है। अब मिट्टी में रस है, उसी से जो हमारी फसल वगैरह है वो उगती है, तो वही वो हमें इसमें बता रहे हैं। है अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। अब अपने ही मन में किस तरीके की मतलब आप झुंझलाहट है, किस तरीके की भावना है, वो बताने की कोशिश की गई है आधे आधे गाने। अब इन्होंने इसमें हमें यही बताने की कोशिश की है किस तरीके से हमें पत्थर और चट्टानों को तोड़ना चाहिए। हम झूठे बंधन को तोड़ेंगे, झूठे रिश्तों को छोड़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये धरती किस तरीके की, हम धरती को समझ पाएंगे, वो हमें बता रहे हैं। अब यहाँ बताए हैं कि सुनते हैं मिट्टी में रस है। अब मिट्टी में रस है, उसी के बाद ही जो आप देखेंगे फसल वगैरह है वो उग रही है, तो वही बता रहे हैं कि उसी से उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। अब हम अपने मन पे ही किस तरीके से वो कर रहे हैं कि हमें मन पे ही कंट्रोल नहीं है हमारा, वही यहाँ पे वो हमें समझाने की कोशिश की गई है आधे आधे गाने। अब यहाँ है तोड़ो तोड़ो, अरे यार सॉरी, हम स्टार्ट करते हैं। तोड़ो 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 ये उरस बंजर तोड़ो, ये चढ़ती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको
क्या कर डाले इससे अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। अब यहाँ बता रहे हैं कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये उरस बंजर तोड़ो, यह चढ़ती पड़ती तोड़ो। मतलब यहाँ पे उरस बंजर, अब जो बंजर धरती है हमें उसको भी अब इस तरीके से करना है कि हम उसको तोड़े तो उसको उपजाऊ बना दे। चढ़ती पड़ती मतलब जो छूटी हुई हमारी जमीन है, मतलब जिसको हमने छोड़ रखा है, चढ़ती पड़ती मतलब यूज नहीं आता ज्यादा वो जो जमीन है उसको। और जो बंजर है मतलब यहाँ पे कोई भी हम खेती वगैरह करें, फसल वगैरह करें तो वो नहीं हो सकती, मतलब ये सूखी जमीन हुई। जो बंजर जमीन होती है वो एक तरीके से जो आपकी सूखी हुई जमीन होती है वो है। और ये जो चढ़ती पड़ती है जिसका उपयोग हमने लंबे समय से ना किया हो। ठीक है, ये दोनों का मीनिंग आप देख लीजिए कि बंजर जो सूखी जमीन हो और चढ़ती पड़ती जिसका उपयोग हमने लंबे समय से ना किया हो। तो यहाँ हमें बताने की कोशिश करें ना कि हमें इन सब चीजों को भी अब जो है तोड़ देना चाहिए, मतलब इनको भी अब इस तरीके से हमें बना देना चाहिए कि ये भी एक तरीके से उपजाऊ धरती हो जाए। अब यहाँ बता रहे हैं कि सब खेत बनाकर छोड़ो। अब इसको हमें इस तरीके से तोड़ना है कि जो बंजर हो, उरस हो, चढ़ती पड़ती हो, कोई सी भी धरती हो, उसको हमें खेत बनाकर छोड़ना है। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। अब मिट्टी में रस होगा उसके बाद ही जो आपकी बीज है वो मतलब पोसेगी, मतलब जो आपका बीज है उसमें अंकुर आएगा, वो फूटेगा, उसमें से फसल निकलेगी, तो तभी होगा जब मिट्टी में रस होगा। मतलब हम इस तरीके से जमीन को, धरती को छोड़ते जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। हम इनको क्या कर डाले, इस अपने मन की खींच को। अभी जो अपने मन की खींच है उसको हम क्या करके डाले। अब यहाँ पे ना वो हमें इस से बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो इंसान है उसके मन में ना खींच, मतलब कि अब यहाँ देखेंगे ना एक भावना है कि उरस की भावना है कि वो कुछ कर नहीं सकते या झुंझलाहट है किसी तरीके की। तो वही हमें बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि हमें उन सबको ही त्याग देना चाहिए। खेत के एक जमीन के जरिए उन्होंने हमें बताने की कोशिश की गई है कि हमें ये सब छोड़कर अपने मन की जो खींच है, अपने मन की जो झुंझलाहट है उसको दूर कर देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। इसी तरीके से जो आपकी जो ये धरती वगैरह है वो बंजर से हटकर एक उपजाऊ भूमि बनेगी, तो आपके मन में भी ये बता रहे हैं कि एक नई भावना उत्पन्न होगी, आपके मन की जो खींच है वो हट जाएगी। और यहाँ पे लास्ट बता रखे गोड़ो गोड़ो गोड़ो, मतलब कि आपको यहाँ पे जो नई चीजें हैं उनको अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। मतलब इन सबको इकट्ठा, जैसे आप यहाँ पे हटाने की कोशिश की गई है कि तोड़ो 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 बता रहे हैं, तो यहाँ पे गोड़ने का मतलब है कि एक नई चीज को हम यहाँ पे लगाए, उसको उपजाए और जो हमारे मन की जो भावनाएं हैं, द्वेष की भावना है, उसको हटा दे। तो यही दोनों चीज आपकी जो दोनों पोयम थी उसमें समझाने की कोशिश की है हमारे जो लेखक है रघुवीर सहाय जी, उन्होंने हमें बताया है। आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमें समझाया है कि हम किस तरीके से प्रकृति के जरिए ही हम खुद को समझ सकते हैं। दूसरी पोयम में उन्होंने बताया है, जैसे आप देखेंगे कि खेत वगैरह के बारे में उन्होंने बताते हुए कि चढ़ती पड़ती जो बंजर जमीनें हैं उनके बारे में बताते हुए हमारे जो मन की खींच है, हमारे मन की झंझलाहट है, उसको दूर करने की कोशिश की है। और ऐसे ही पहली पोयम में उन्होंने बताया कि हमारा संपर्क किस तरीके से छूटता जा रहा है हमारे पर्यावरण से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पर्यावरण से भी जुड़े रहना चाहिए और जितनी भी चीजें हो सके जो हम यूजफुल है हमारे पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधे लगाना या ऋतु, हमारा पर्यावरण ही हमारे लिए सब कुछ है, तो उसके लिए जानना, उसको जानना ही हमारा एक मेन मोटिव होना चाहिए। तो उन्होंने दोनों ही कविताओं में यही बताने की कोशिश की है। आई होप आपको दोनों ही कविता अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और कहीं कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।